कैसे हो बच्चों आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडर से मैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपकी ठीक प्रकार से चल रही होगी। आइए अब तक हमने जो किया है पहाड़ों को पढ़ने के पश्चात उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दर्रों के विषय में। ठीक है, पूरा पहाड़ पढ़ने के पश्चात, पूरा उत्तर भारत पढ़ने के पश्चात हम क्या कर रहे हैं, उसमें 3 टॉपिक लिए थे हमने। एक दर्रा लिया था, एक ग्लेशियर लिया था, और क्या ये आपका हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ये भारत का नक्शा, पूरे उत्तर भारत का। ठीक है, और ये बात करते हैं हम यहाँ पर पाकिस्तान को ऐड किया है, क्योंकि दर्रों का प्रयोग क्या कहता है, दर्रों का प्रयोग एक स्थान से, जो दुर्गम स्थान होते हैं, पहाड़ी स्थान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये खैबर पख्तून प्रांत है पाकिस्तान का, ये पंजाब प्रांत है, और ये क्या सिंध प्रांत है, ये बलूचिस्तान प्रांत है। ठीक है, और ये क्या है, ये वजीरिस्तान है इनका। तो खैबर पख्तून प्रांत से और अफगानिस्तान के बीच, पहाड़ों के बीच जो रास्ता दे रहा है वो दर्रा कौन सा है, वो खैबर दर्रा है। ठीक है, और इस खैबर दर्रे का प्रयोग कर ही महमूद गजनवी वो भारत में प्रवेश किया था, जो विदेशी आक्रांत था। ठीक है, क्योंकि पहले ये सब कुछ भारत ही था, तो यहाँ से वो एंटर आया था, ये सब इसने अपना पैर जमाया। गोमल दर्रा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कभी सीमा हुआ करती थी, डुरंड रेखा, और अब क्या है, भारत और ये अफगानिस्तान और ये किसके बीच में है, पाकिस्तान के। तो यहाँ पर क्या है, गोमल दर्रा है। बात करते हैं बोलन दर्रा, वैसे बोलन और वैसे बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान और ये तुम्हारा अफगानिस्तान इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या हो रहा है, ये बोलन दर्रे का प्रयोग हो रहा है। बात करते हैं अब के भारत की, जो मूल भारत है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये क्या है, ये आपका अक्साई चीन है, और यहाँ पर एक दर्रा पड़ रहा है, कौन सा, ये आपका लेह है, तो काराकोरम दर्रा। और वास्तव में चीन का यहाँ पर पड़ता है यारकंद। तो चीन के यारकंद में जाना हो, अपने अक्साई क्षेत्र में जाना हो, और इस पर कब्जा किसका है, चीन का कब्जा है। ठीक है, यहाँ के बॉर्डर को क्या बोल रहे हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC नहीं, ये LAC है। चीन के साथ जो हमने स्वयं बैठकर, किसी की मध्यस्थ नहीं है, किसी अन्य देश की मध्यस्थ नहीं है, चीन के साथ जब 1962 का युद्ध हुआ, तो इसमें हमने LAC निर्धारित किया है, और अक्साई चीन जो हमको ये वाले क्षेत्र चीन को देना पड़ा। ठीक है, तो ये दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। वहीं यदि ये लेह से, वहीं लेह से और श्रीनगर आना हो, लेह से श्रीनगर आना हो, तो क्या है आपका जोजिल दर्रा। अब यदि श्रीनगर से कहाँ जाना हो, श्रीनगर से हमें जाना हो पीओके क्षेत्र। ठीक है, तो क्या है, ये आपका दर्रा है बर्जिल दर्रा। और यदि ये श्रीनगर से जम्मू आना हो तो बनिहाल दर्रा, और यहीं पर है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, यहीं पर है क्या, पीर पंजाल दर्रा, जो इंटरनल जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप यूज कर रहे हो। बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका लेह से यदि आपको मनाली आना हो, लेह से मनाली आना हो तो रोहतांग दर्रा, और मनाली से मंडी आना हो तो बाड़ालाचा दर्रा। और ये लाहौल स्पीति पड़ता है, यहाँ पर क्या है, यदि तिब्बती क्षेत्र में जाना हो तो सिपकिला दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दर्रा है, कौन सा, ये नाथुला दर्रा। ये चीन के चुंबी घाटी क्षेत्र में जाना हो, सिक्किम से गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, तो कौन सा है, ये नाथुला दर्रा। ये है थिम्पू दर्रा, कौन सा, यदि भूटानी क्षेत्र में जाना हो सिक्किम क्षेत्र से। ठीक है, और ये है दीफू दर्रा। ये क्या है, यदि हमको म्यांमार जाना हो। तो उत्तर भारत में ये दर्रे पढ़ाए थे। यहाँ पर ये 3 क्षेत्र बताए थे। ये कौन सा है, ये उत्तरकाशी उत्तराखंड का, ये क्या है, चमोली है। तो यहाँ पर 1, 2 और आपको ये 3 दर्रे बताए थे। ठीक है, तो याद है आपको 3 दर्रे कौन से हैं,
ये चलिए मैं आपको रिवीजन आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ये भी। तो सारा क्लियर हो गया आपको। ये सारे दर्रे जो मुख्य दर्रे हैं ये आपको मैंने बताए थे। अब बात करते हैं यहीं पर यदि ग्लेशियर के विषय में यदि बात करते हैं, अलग पेन ले लेते हैं, यदि ग्लेशियर के विषय में बात करते हैं तो इन पहाड़ों में ही क्या है, जो पर्वत चोटियां 4000 मीटर से ऊंची हैं तो वो क्या है, सब बर्फ आच्छादित है। तो बर्फ जब विवर्तनीय की क्रियाओं के कारण अपने मूल भाग से टूटकर अलग होता है तो क्या करता है, वो पर्वतीय ढाल का अनुसरण करता है और उससे जो पानी बनता है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो भरेगा। जो निम्न स्थान होंगे, जो गहरे स्थान होंगे, उन्हें क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियर बोल रहे हैं। उन्हें क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियर। तो यहाँ पर स्क्रामी ग्लेशियर क्या है, स्क्रामी ग्लेशियर, फिर पुनमा ग्लेशियर क्या है, पुनमा ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर और सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। और ये आपका ये हिस्पर और रेमो ग्लेशियर। तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो बेटे रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, यदि बातें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सारी पहाड़ियां आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, वो पहाड़ियां भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं पहाड़ के बीच में तो क्या है, इन्हीं के बीच में तो यहाँ पर क्या है, काराकोरम पहाड़ है, लद्दाख पहाड़ है और जास्कर पहाड़ है। ये क्या है आपका, ये आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है। फिर क्या है यहाँ पर, ये क्या है, बृहद हिमालय है, ये क्या है, लघु हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है। इधर के पोर्शन को NEH कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो ये बेस यदि आपका क्लियर है तो छोटे छोटे टॉपिक, जो दर्रा है, जो ग्लेशियर है, जो हिमालय का नदियों के आधार पर ब्रॉड ने विभाजन किया है, तो सब इजी है यदि आपको बेस पता है। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, अब इन पहाड़ से थोड़ा नीचे चलते हैं। मैं आपको सेकंड चैप्टर का पहला पॉइंट, सेकंड चैप्टर का जो ए पॉइंट है वो आपको क्लियर करा चुका हूं। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। ठीक है, आइए रफ कर देते हैं और देखते हैं विशाल पर्वतमाला के पश्चात अब कौन सा टॉपिक है। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के पश्चात अब कौन सा टॉपिक है। ये चैप्टर लंबा है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो आपने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय बहुत बड़ा है। भारत को छोटी मोटी चीज थोड़ी है, भारत तो बहुत विशाल है, उपमहाद्वीप की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। तो यहां बात करते हैं हिमाचल, सिक्किम क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश। यहां हमने आपको बताया था कि ये सब क्या, हिमालय से ऊपर का भाग उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। और उसके पश्चात हमने आपको क्या कर दिया था, ये ट्रायंगल बनाया था और ये सब मैदानी क्षेत्र बता दिया था। ठीक है, लेकिन मैदान को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, ये तटीय मैदान है और ये क्या है, ये आपका ये बीच का पोर्शन, ये भी मैदानी क्षेत्र है। तो अब ये उत्तर भारत के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र आ रहा है, ये मैदानी क्षेत्र आ रहा है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक 2 डाल लीजिए, चैप्टर 2 में टॉपिक 2। ठीक है, खंड 2 इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 का नाम डालेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पहले, फिर उसको लिपिबद्ध करेंगे। देखिए, ये आपने पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में नीचे की तरफ उसका जो पर्वत है उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, शिवालिक हिमालय के नाम से। तो शिवालिक हिमालय कैसा था, कंकड़ पत्थर युक्त था। ठीक है, तो उसके नीचे का भाग भी वैसे ही है। तो इस वाले पोर्शन को मैं अलग कलर से बना लेता हूं। ये यहां पर इस प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र आ रहा है, ठीक है,
ये इस प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र आ रहा है, यहाँ ये सब क्या है, ये मैदानी क्षेत्र। तो मैं जल को बनाना था मुझे ब्लू कलर से, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल को रेड कलर से बना रहा हूं। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्षेत्र भाबर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, भाबर। भाबर, ठीक है। उसके पश्चात जो क्षेत्र है, उसके पश्चात का क्षेत्र क्या है, उसके पश्चात का क्षेत्र इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहां पर दलदली क्षेत्र है, ठीक है। ये दलदली क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये तराई का मैदान, ये भाबर, ये तराई, ठीक है। अब इसके पश्चात का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है, वो गंगा, यमुना या अन्य नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये क्षेत्र क्या है, ये मैदान जो है, ये मैदान कहलाता है हमारा क्या, खादर क्षेत्र, ठीक है। और इसके पश्चात का जो क्षेत्र है, वो कहलाता है बांगर क्षेत्र, वो कहलाता है बांगर क्षेत्र। अब पर्वतों से क्या है, पर्वतों से ऊपर से इस प्रकार से नदियां बह रही हैं, इस प्रकार से नदियां बह रही हैं, ठीक है। तो आपने टॉपिक डाल दिया। टॉपिक क्या है, टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए, मैदानों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नदियां जो अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ लेके आती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू और भी जो चीज वो लेकर आती हैं, तो वो क्या होगा, जब वो बहरी होंगी तो जहां भी गड्ढा मिलेगा, जहां भी उनको गहरा स्थान मिलेगा, जहां भी निम्न स्थान मिलेगा, वहां पर क्या है, वो सारे अपने अवशिष्ट पदार्थ वहां पर डाल देगी और आगे निकल जाएगी। तो इस प्रकार से गड्ढा क्या फिल हुआ, तो मैदानी क्षेत्र का वहां पर निर्माण हो गया है। यदि नदी ने क्या है, वहां से अपने मार्ग को चेंज कर लिया है। तो इस प्रकार से ही मैदानों का निर्माण होता है। तो यदि भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैदान क्या है, इस प्रकार से देखा जाता है कि पहले जो भाग आ रहा है, मैदानी भाग जहाँ पे जल नहीं है, वो क्या है, वो दिखाई दे रहा है हमें आपको, उसको बोल रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं। और यहाँ पर जल क्या है, इन जल ऊपर से देखने पे दिखाई नहीं देता है, जल नदियां विलुप्त रहती हैं, ठीक है। इसे भावर क्षेत्र बोलते हैं। और फिर क्या है, फिर दलदली क्षेत्र आता है, इसे तराई का क्षेत्र बोलते हैं। और फिर उसके पश्चात क्या है, नदियां प्रतिवर्ष क्या है, यहाँ पर बाढ़ की आशंका बनी रहती है, तो इसे खादर क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये आपका बांगर क्षेत्र है, ठीक है। ये वही धरती है जो आपके आसपास आपको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। लेकिन हमें इस प्रकार से अपने नोट्स को तैयार नहीं करना है। कैसे करना है नोट्स को तैयार, ठीक है। तो टॉपिक डाला आपने उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये टॉपिक डाल लिया। और इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को 2 पार्ट में कर लीजिए ऐसे, ठीक है। एक डालेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, और दूसरा डाल लीजिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ठीक है। अब पहला पॉइंट डालिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है। लिखेंगे नदियां अपने साथ
जलोढ़ीय अवसाद, नदियां अपने साथ जलोढ़ीय अवसाद लेकर आती हैं, नदियां अपने साथ जलोढ़ीय अवसाद लेकर आती हैं। इन जलोढ़ीय अवसादों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू आदि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, आदि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को नदियां जब निम्न स्थान में छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं तो इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में बने मैदान निम्न प्रकार हैं। डैश लगाएंगे, निम्न प्रकार हैं। और ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे। इसको यहां से हटाने के बाद जल्दी से बनाइए ये डायग्राम और फिर इस पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। ठीक है, बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट भाबर का मैदान। पहला पॉइंट लिखिए भाबर का मैदान। ठीक है, डैश लगा लिखेंगे। शिवालिक के दक्षिण में नदियों ने बड़े बड़े पत्थरों को एकत्रित कर दिया है और स्वयं इन पत्थरों के नीचे विलुप्त होती दिखाई प्रतीत होती है। अर्थात यहां पर नदियों का जल दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार निर्मित इस क्षेत्र को भाबर के मैदान के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को भाबर के मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे तराई क्षेत्र। नेक्स्ट लिखेंगे तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, इसकी विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर नदियां क्या रहती हैं, विलुप्त रहती हैं और बड़े बड़े पत्थर इस जल को ढके रहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे तराई का मैदान इसमें पॉइंट 2 जो है तराई का मैदान। तो इसमें करेंगे नोट, देख लगे यह दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां बहुत चौड़ी मात्रा में दिखाई देती हैं। यानी कि नदी अपोहा क्या है, बहुत विशाल है। यहाँ पर नदियां बहुत चौड़ाई में बहती प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण जैव भार की मात्रा अत्यधिक है। जैव भार का मतलब कीड़े मकोड़े मच्छर कीट पतंग बहुत सारे क्या हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीव दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैव भार की मात्रा अत्यधिक है, इसीलिए
यहाँ संक्रामक, इसीलिए यहाँ पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये तराई क्षेत्र है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, खादर क्षेत्र। क्या है, खादर क्षेत्र। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हस्तिनापुर का क्षेत्र है, जैसे हस्तिनापुर का क्षेत्र गंगा जी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नदियां होती हैं, नदियां क्या करती हैं, नदियों को खिलंद्री करने का, यहाँ पर नदियों को खिलंद्री करने का पूरा मौका मिलता है। तो पूरा यहाँ पर क्या है, जब जैसे वर्षा आती है या पहाड़ों से जल आता है, तो यहाँ पर नदियाँ क्या है, बाढ़ के प्रकोप में आ जाती हैं, यानी कि पूर्ण जवानी के प्रकोप में होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है, बाढ़ आती है, और नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ अपने साथ जो खनिज लेकर आती हैं, जो उर्वरता लेकर आती हैं, प्रतिवर्ष उससे क्या कर देती हैं, इस क्षेत्र को नवीन कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे खादर क्षेत्र में डैश, खादर क्षेत्र या खादर का मैदान, डैश लगा लिखेंगे। नदियां प्रतिवर्ष इस भूमि को, नदियां प्रतिवर्ष इस भूमि को अपने द्वारा लाए हुए जलोढ़ीय अवसादों में, अपने द्वारा लाए हुए जलोढ़ीय अवसादों में मुख्य उर्वरता से नवीन कर देती है, जिससे इस भूमि का नवीनीकरण हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है, और यह भूमि उपजाऊ बनी रहती है, खादर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, खादर क्षेत्र कहलाता है। इसी कारण इस भूमि में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन जैसे रबी, खरीफ और जायद हो सकता है। सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन जैसे रबी और खरीफ और जायद का उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बांगर क्षेत्र। क्या है, बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र क्या है, ये कभी खादर क्षेत्र ही था। बांगर क्षेत्र क्या है, ये खादर क्षेत्र था। अब नदियों द्वारा जलोढ़ीय अवसादों को लाया गया और ये स्थान इस क्षेत्र की अपेक्षा क्या है, थोड़ा ऊंचा हो गया है। ठीक है, अब नदी का पानी यहाँ नहीं चढ़ पाता और नदी क्या है, अन्य मार्ग पर बह रही है। तो ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र बांगर क्षेत्र है। ये क्या है, बांगर क्षेत्र है। ठीक है, तो लिखेंगे बांगर क्षेत्र या बांगर का मैदान, बांगर क्षेत्र या बांगर का मैदान, डैश लगा लिखेंगे। बांगर का मैदान पूर्व में खादर क्षेत्र ही होता है, परंतु यह स्थान खादर क्षेत्र की अपेक्षा ऊंचा होता है। अब नदियों का पानी सामान्यतः यहां तक नहीं पहुंच पाता और इस भूमि का नवीनीकरण नहीं हो पाता। इसीलिए कृषि करने के लिए खादर की अपेक्षा यहाँ पर लागत ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम में संपूर्ण मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में संपूर्ण मैदानी क्षेत्र। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में मैदानी क्षेत्र के। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे पश्चिम से
पूर्व के क्रम का मैदान, पश्चिम से पूर्व के क्रम का मैदान। ये आपका पूरा मैप ही बना लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, ये सिक्किम, ये मिजोरम और ये क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये क्षेत्र क्या है, ये राजस्थानी क्षेत्र है। ये क्या है, ये राजस्थानी क्षेत्र है। तो राजस्थान का मैदान आता है, और ये क्या है, ये हमारा कश्मीर का मैदान आता है, पंजाब का मैदान आता है। फिर ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये गंगा का मैदान आता है। क्या है, ये गंगा का क्षेत्र आ जाता है। और इधर क्या है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है वो क्या है, वो आसाम का मैदान आ जाता है। तो लिखेंगे एक डायग्राम बना लीजिए, ये हल्का सा डायग्राम बना लीजिए, और इसमें ये आपका कश्मीर व पंजाब का मैदान है ना, ये पंजाब का मैदान, ये राजस्थान का मैदान, ये गंगा का मैदान, और ये ब्रह्मपुत्र द्वारा आसाम का मैदान। आसाम का मैदान, ये डायग्राम से बना लीजिए, और फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे आप किसका, राजस्थान का मैदान। सबसे पहले डालेंगे आप राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो राजस्थान के मैदान के लिए हमें चित्र को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये तो टोटल हुए। अच्छा, पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्यों पढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्यों पढ़ रहे हैं? हम पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी तो पढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भारत की जो प्राकृतिक संरचना है, जो भौतिक दृष्टि से यदि भारत को देखा जाए तो वो क्या है, वो पर्वतों का ढाल पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो जो नदियां बह रही हैं वो इसी तरफ बह रही हैं। अरे जिस तरफ ढाल मिलेगा उसी तरफ तो नदियां बहेंगी। तो आप ये डायग्राम बनाइए, देखिए राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, और ये आपका ये अरावली पर्वत है। ठीक है, राजस्थान का मैदान और ये अरावली पर्वत। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस तरफ ये यमुना जी हैं। कौन है, ये यमुना जी हैं। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ नमी बनी रहती है। यहाँ पर क्या है, यमुना जी है, और यहाँ पर क्या है, लूनी नदी है। तो लूनी नदी को क्या है, वर्षा का पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं पाती। 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो लूनी नदी क्या होती है, यहाँ पर अरब सागर है। तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसको समुद्र नहीं मिल पाता है। तो ये यहाँ कच्छ के रण में ही क्या रहती है, ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। ये कच्छ की खाड़ी है ना, ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है। ये क्या है, खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है। तो क्या, तो इधर जो है, इधर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इधर क्या है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ ना तो बारिश हो पाती है और ना ही अन्य नदियों का इसको क्या है, सपोर्ट मिल पाता है। तो ये नदी क्या है, ये नदी यहाँ पर कच्छ के रण में ही विलीन रहती है। यहाँ इधर यमुना जी के कारण यहाँ पर नमी बनी हुई है। तो ये मैदान क्या है, ये नमी युक्त होता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र है ये टैथिस सागर का, टैथिस भूषण नीति का पार्ट माना जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर क्या है, झील भी पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर झील भी पाई जाती हैं, लेकिन वो झील कैसी हैं, वो झील खारी हैं, जैसे ढेबर झील है, ठीक है, झील खारी है। तो झील का पानी जिसको समुद्र नहीं मिल पा रहा है वो खारा कैसे हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसा शोध के द्वारा पता लगाया गया है कि यहाँ पर ये वही पार्ट है जो संपूर्ण पृथ्वी में, जब हमने स्टार्टिंग में बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में, आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था कि क्या है, टैथिस सागर, ऊपर गोंडवाना और नीचे क्या है, नीचे गोंडवाना है, ऊपर क्या है, अंगारलैंड है, और बीच के जल को क्या कह रहे हैं, वो टैथिस सागर के नाम से जा रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ टैथिस सागर। अब क्या हुआ, प्राकृतिक कारणों के कारण धीरे धीरे समुद्र का यहाँ से संकुचन हुआ और ये क्या है, यहाँ से समुद्र क्या हो गया, ये फिल कर दिया गया और अब ये मैदानी क्षेत्र बन गया है। लेकिन क्या है, ये काफी शुष्क है, ये काफी शुष्क है और रेतीला है। लेकिन इधर क्या है, इधर शुष्कता नहीं है, इधर आर्द्रता है, इधर क्या है, आर्द्रता है, इधर आर्द्रता है, नमी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद इन सब बातों को लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाइए। ठीक है, तो लिखेंगे, आपने टॉपिक डाल रखा होगा राजस्थान का मैदान, ठीक है, या नहीं डाल रखा है तो डाल दीजिए और डायग्राम बना दीजिए। लिखेंगे राजस्थान का मैदान, पहले लिखेंगे यह मैदान अरावली पर्वत के, यह मैदान अरावली पर्वत के पूर्व, अरे पूर्व क्या है, ये कौन सा, पहले की बात नहीं कर रहा, पूर्व, इधर ये चीज है तो ये भूल गई क्या नक्शा, अरे कोई भी चीज क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो ये क्या है, इस पर्वत के पूर्व। लिखेंगे अरावली पर्वत के पूर्व, अरावली पर्वत के पूर्व और पश्चिम में यह मैदान पाया जाता है, जिसमें पूर्वी मैदान का निर्माण यमुना नदी द्वारा और पश्चिमी मैदान का निर्माण लूनी नदी द्वारा हुआ है, पश्चिमी मैदान का निर्माण लूनी नदी द्वारा हुआ है। पूर्व का मैदान, ईस्ट लिख लीजिए, ईस्ट का मैदान नमी युक्त, ईस्ट का मैदान नमी युक्त रहता है, परंतु पश्चिम का मैदान शुष्क रहता है, क्योंकि लूनी नदी को मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा ही मिल पाती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा ही मिल पाती है, जिसके कारण वो कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र शुष्क व मरुस्थलीय बना रहता है। इसे बांगर, अभी भी तो पढ़ा, बांगर क्या होता है, यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है, लेकिन खादर क्षेत्र में क्या है, खादर क्षेत्र में पूरा पानी नदी का मिलता रहता है, इसीलिए इसे बांगर या रोही का मैदान भी कहते हैं। लिखेंगे नीचे नोट, इस मैदान को लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं।
इस मैदान को लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। परंतु परंतु एक सर्वसम्मति से यह माना गया है, कि समुद्र के संकुचन से इस मैदान का निर्माण हुआ है। समुद्र के संकुचन से इस मैदान का निर्माण हुआ है, जिस कारण यह रेतीला और शुष्क है। अब समुद्र और राजस्थान में तो सोच भी नहीं सकता कोई यहां समुद्र होगा। देखेंगे इसके साक्षात रूप में यहां पर कुछ खारी जिलों को सबूत के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे डिडवाना झील। जैसे यहां पर क्या पड़ती है? डिडवाना झील। ये कौन सी है? डिडवाना झील और ढेबर झील। ये झीलें हैं जो कि क्या है? खारी है। ये कैसी है? खारी झील है। और खारा पानी कहां से आ गया झील में? झील का पानी तो मीठा होता है, लेकिन ये क्या है? ये झीलें खारी हैं। तो वही समुद्र का जो NaCl है, जो नमकीन वाला पार्ट है, वो क्या है? यहाँ पर रह गया है और बाकी सब क्या है? जल संकुचित हो गया है। ठीक है, तो ये भी चित्र में मेंशन कर लीजिए आप। ये भी चित्र में मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आगे से लिखेंगे राजस्थान का पश्चिमी मैदान। राजस्थान का पश्चिमी मैदान यमुना नदी द्वारा निर्मित है। इसमें आर्द्रता व नमी बनी रहती है। लेकिन इसे नोट लिखेंगे नोट। पश्चिमी इसे लिखेंगे नोट। पश्चिमी क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए और यहाँ पर प्रजा के हित की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1984 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया है। जिससे राजस्थान के कुछ जिले हरे भरे प्रतीत होते हैं और कुछ मात्रा तक यहाँ पर जल की आपूर्ति हो जाती है। इससे लाभान्वित राजस्थान के जिले इस प्रकार हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। अब यदि हम पूरा देखें कि ये स्थान क्या है? ये स्थान जो है, यहाँ पर जितनी जनता निवास करती है, इतनी जनता पूरे संसार में किसी भी मनुष्य में
निवास नहीं करती है और उसका क्रेडिट किसको जाता है, उसका क्रेडिट जाता है किसको, भारत सरकार को, उसका क्रेडिट जाता है भारत सरकार को। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इंदिरा गांधी की नहर की वजह से। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर आपका। बाकी कुछ बातें हैं जो हम कश्मीर और पंजाब के मैदान में पढ़ेंगे, तो वो बातें आपको मैं कल बताऊंगा। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। भारत का सामान्य परिचय सामान्य तरीके से नहीं, हमने विस्तृत प्रकार में दिया है। ठीक है, और बाकी जितने क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से वहीं से कर लेके जाओगे, लेकिन आपको क्या है, आपको वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, भारत के भौतिक प्रदेश। ये चैप्टर लंबा है, 10 से 12 दिन में चैप्टर खत्म होता है। इससे पहले खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भारत को हमें पढ़ना है। तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन है हम आपको क्लियर करा चुके हैं। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्या है, तभी आपको अब आगे चलोगे। अब टॉपिक बी चल रहा है इसमें क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बाद प्रायद्वीप उच्च भूमि को पढ़ेंगे, फिर हम तटीय मैदानों को पढ़ेंगे, और फिर क्या हम द्वीप समूह को पढ़ेंगे। पूरा भौतिक दृष्टि से एनालिसिस करने के पश्चात फिर सारे टॉपिक इन्हीं के अंदर चलेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।